हेलो ट्वेल्थ मैथ्स स्टूडेंट्स। अब हम मैट्रिक्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसके बारे में जानेंगे। पहली बात तो हम देखते हैं कि इसका यूज हम क्यों करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो एक मेन यूज होता है वो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में होता है, तो वहां पे इसका हमें यूज करना पड़ता है। तो उसको एज ए अलग टॉपिक पहले हम सीख लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करके लिख दें तो उसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि अगर सपोज किसी मैट्रिक्स ए को हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ए आई जी। स्मॉल ए इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को बताता है, आई नंबर ऑफ रो को बताता है, जे नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, और एम बाई एन को हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। एम इसमें टोटल नंबर ऑफ रो है और एन टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसपोज में क्या होगा कि रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट के रो और कॉलम के नंबर भी इंटरचेंज हो जाएंगे और टोटल जो रो और कॉलम है मैट्रिक्स में वो भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज को हम मैथमेटिकली बताएंगे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ए जे आई से, जहां स्मॉल ए जो है ए ट्रांसपोज के एलिमेंट को बता रहा है जो कि एक्चुअली में ए का भी एलिमेंट है, और जे जो है यहाँ पे ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रो को बता रहा है। ध्यान रखो, ये जो जे है ए मैट्रिक्स का कॉलम है, और आई जो है ए ट्रांसपोज के कॉलम को बता रहा है जो कि ए मैट्रिक्स का रो है। और इस तरह से रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। एम टोटल नंबर ऑफ रो थे इसमें, तो ए ट्रांसपोज में वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। एन टोटल नंबर ऑफ कॉलम था ए मैट्रिक्स में, तो एन टोटल नंबर ऑफ रो हो जाएगा ए ट्रांसपोज में, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर एन बाई एम हो जाएगा। और ए ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है उसे हम ए की पावर में डैश लगा के लिख सकते हैं या ए की पावर में टी लिख के लिख सकते हैं। टी जो है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। तो एक एग्जांपल देके भी मैं इसे समझा देता हूं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का, तो रो वाइज इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। हमें इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे, जो कॉलम के एलिमेंट है वो रो के एलिमेंट बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो जैसे ए 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। ए का जो पहला कॉलम है वो ए ट्रांसपोज का पहला रो बन जाएगा। ए मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम है वो ए ट्रांसपोज का दूसरा रो बन जाएगा। तो देखो 1 3 5 पहला कॉलम है वो ए ट्रांसपोज में पहला रो बन गया है। 2 4 6 ए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम है वो ए ट्रांसपोज में दूसरा रो बन गया है। तो इस तरह से ए ट्रांसपोज को हमने डिफाइन कर दिया है और उसे मैंने एग्जाम्पल से समझा भी दिया है। इजी ही है इसका एक्सप्लेनेशन, तो समझने में कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी। तो अब हम आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज के यूज के बेसिस पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दो, वीडियो पॉज कर दो, जो पानी पीना है या थोड़ा सा खाना पीना है वो खा लो, और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन से इसकी प्रॉपर्टीज को देखो और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको देखना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसका मतलब हम दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दें और उसके बाद ट्रांसपोज निकालें, या दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लें उसके बाद उन्हें ऐड कर दें। दोनों केस में आंसर सेम आता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो प्लस के साथ भी ये फॉर्मूला वैलिड है और माइनस के साथ भी ये फॉर्मूला वैलिड है। सेकेंड फॉर्मूला है के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। दोनों सेम चीज है, जहां पे के कोई कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ किसी कांस्टेंट को पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालो, या मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो और उसके बाद उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा।
और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। तो क्लियरली ये ऑब्वियस है कि अगर ए का ट्रांसपोज करोगे तो जैसे यहां पे देखो, जो कॉलम था वो रो बन गया, जो रो था वो कॉलम बन गया। अब इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दो तो उसमें क्या होगा, ये वाला रो जो है अब फिर से वापस फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब यही हो जाएगा। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, मतलब यही हो जाएगा। और इसका मतलब है ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दोगे तो तुम्हें ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है वो रिवर्स ऑर्डर में मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा, इंटू पहले वाले का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो बाद में होगा, और इस तरह से वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिखें या बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखें, एक ही बात है, वो एक बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, और या फिर मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल के उसे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, तो वो दोनों इक्वल होगा। और इसी का जो एक्सटेंडेड फॉर्म भी हम ले सकते हैं कि अगर तीन मैट्रिक्स हो तो उसके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब एबीसी का होल ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो उसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। कैसे, इसमें सपोज ये दो मैट्रिक्स को मैं एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर लेता हूं, तो ये क्या बता रहा है, फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का और बी सी मैट्रिक्स टुगेदर, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हम फिर कैसे लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये दूसरा मैट्रिक्स है, तो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले आएगा, तो बीसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब बीसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को इस फॉर्मूले के बेसिस पे लिख सकते हैं, इसमें जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा, इनटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो तीन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इस तरह से हमें मिलेगा। मतलब इसमें भी देखो तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो कि रिवर्स ऑर्डर में इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ए बी सी का होल ट्रांसपोज होगा, सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो रिवर्स ऑर्डर में इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, इसे तुम याद रख सकते हो। अब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तुम्हें ये दे रखा है, बी मैट्रिक्स ये दे रखा है, और तुम्हें a प्लस टू बी होल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो देखो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो a प्लस टू बी होल ट्रांसपोज में हम सम ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फॉर्मूला पहले लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस 2b मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। क्योंकि 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो k इंटू ए के होल ट्रांसपोज का हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी का ट्रांसपोज, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया है। अब हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल लें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ए का ट्रांसपोज तो दे ही रखा है, तो उसे निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है, और बी मैट्रिक्स दे रखा है तो इसकी हेल्प से हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो बी के ट्रांसपोज में बी मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है बी ट्रांसपोज में फर्स्ट रो हो जाएगा, और इसका जो सेकंड कॉलम है वो बी ट्रांसपोज में सेकंड रो हो जाएगा। तो इस तरह से बी ट्रांसपोज हमें ऑब्टेन्ड हो गया। रो वाइज इसमें एलिमेंट है -1 1 और 0 2। अब मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं। तो इसमें ए ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, और बी ट्रांसपोज की जगह यहां से उसकी वैल्यू पुट कर दी। और बी ट्रांसपोज में देखो 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो अंदर के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स बन जाएगा -2
204 और अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड करने पे आंसर आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड अप होते हैं तो -2 + -2 -4, 3 + 2 5, 1 + 0 1 और 2 + 4 6। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर आ गया। तो a + 2b का जो होल ट्रांसपोज है उसका आंसर होगा -4 5 1 6। अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स तुम्हें ये दे रखा है जिसमें रो वाइज एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये भी दे रखा है कि a प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और फिर तुम्हें ये सॉल्व करके बताना है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन वैलिड होगा। तो देखो सीधी सी बात है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर कर देंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, ए की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स लिख दिया, और ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम ए मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो ए ट्रांसपोज इजीली आ जाएगा। तो देखो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहां पर लिख रहा हूं, जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, जो ए मैट्रिक्स का सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा, और इस तरह से हमें ए ट्रांसपोज मिल गया है। इक्वल टू 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज है दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का लेना होगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसके रो वाइज एलिमेंट हो गए 1 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0 हो जाएगा, sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, और cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा, और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 मैंने लिख दिया है। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके इंडिविजुअल एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये दोनों एलिमेंट 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों एलिमेंट भी इस मैट्रिक्स में 0 है। इसका ये 1 1 वाला एलिमेंट 2 cos अल्फा है और इसका 1 1 वाला एलिमेंट 1 है, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि 2 cos अल्फा जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो cos अल्फा जो है 1/2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू π/3 रेडियन होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब अल्फा की वैल्यू π/3 रेडियन हो, और वो इस 2 2 वाले एलिमेंट के कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहां भी 2 cos अल्फा 1 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए अल्फा इक्वल टू π/3 रेडियन इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देखो, इसके भी 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए, एग्जाम्पल देख के तुम्हें और क्लियरिटी आ गई होगी। अब इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, और इसका जो मेनली यूज किया जाता है किसी एक कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स को 2 इजी मैट्रिक्स में ब्रेक करने में इसका यूज किया जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो सबसे पहला पार्ट है इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे लिख दिया है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। ए ट्रांसपोज और ए सेम हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि ए मैट्रिक्स स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर नहीं है तो उसमें हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर सकते। तो सपोज ए मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म से दिखाते हैं, ए आई जे, ऑर्डर इसका एम है। तो जैसे मैंने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं, इसलिए जब उसका ऑर्डर लिखते हैं तो सिर्फ हम एक ही नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे m रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब इसका ऑर्डर m/m है।
रो भी एम है और कॉलम भी एम है, और ब्रैकेट के अंदर ये ए आई जे जो लिखा हुआ है, तो जैसे हम पहले भी मैट्रिक्स को एक्सप्लेन किए हैं, तो ए जो है, स्मॉल ए जो है, उसके एलिमेंट को बताता है, आई रो की पोजीशन को बताता है, और जे कॉलम की पोजीशन को बताता है। तो अगर ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज इक्वल है, ये तभी पॉसिबल होगा, इसे मैं आगे एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो एलिमेंट बन रहे हैं वो इक्वल हो। कहने का मतलब है आईएथ रो और जेएथ कॉलम वाला एलिमेंट जो है, और जेएथ रो और आईएथ कॉलम वाला जो एलिमेंट है, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। रो और कॉलम की पोजीशन को इंटरचेंज करने पे जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको इक्वल होना चाहिए, तभी वो जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रख पाएगा। और ये ट्रू होना चाहिए हर पोजीशन की एलिमेंट्स के लिए। तो देखो, मैं एक एग्जांपल देके इसे एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा होना क्यों जरूरी है। तो सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया जिसके ये एलिमेंट्स हैं, ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि अगर ये सिमेट्रिक है तो इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक होने के लिए हमने डेफिनेशन में क्या देखा कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसका ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज में ए मैट्रिक्स के रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो क्लियरली जो इसका पहला कॉलम था वो इसका पहला रो हो जाएगा, दूसरा कॉलम इसका दूसरा रो हो जाएगा, और तीसरा कॉलम इसका तीसरा रो हो जाएगा। तो हमने ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज और ए इक्वल होना चाहिए। तो मैंने ए ट्रांसपोज और ए को इक्वल रख दिया, और अगर ये इक्वल है तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी होती है कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं, दोनों मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होता है। तो देखो, डायगोनल तो दोनों में ठीक है कि दोनों में डायगोनल सेम है, ए ई आई है, बाकी पोजीशन के एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ इसका जो 1 2 वाला एलिमेंट है और इसका 1 2 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, मतलब D इक्वल टू बी होना चाहिए। 1 3 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो G इक्वल टू सी होना चाहिए। 2 1 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो B इक्वल टू डी होना चाहिए। इसी तरह से 2 3 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो H इक्वल टू एफ होना चाहिए। 3 1 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो C इक्वल टू जी होना चाहिए, और 3 2 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए तो F इक्वल टू एच होना चाहिए। तो देखो क्या रिजल्ट निकला, D इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब 1 2 और 2 1 वाला जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। G इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब 1 3 और 3 1 वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से H इक्वल टू एफ होना चाहिए, मतलब ये दोनों एलिमेंट 2 3 और 3 2 वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो, ये क्या बता रहा है, ये इसी मैथमेटिकल फॉर्म को बता रहा है कि रो कॉलम को इंटरचेंज करके जो एलिमेंट बनेंगे वो इक्वल होना चाहिए। 1 2 और 2 1 वाला इक्वल होना चाहिए, 1 3 और 3 1 वाला इक्वल होना चाहिए, 2 3 और 3 2 वाला इक्वल होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी है कि पोजीशन को इंटरचेंज करने पे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल अब बता देता हूं कि तुमने प्रॉपर्टी तो देख लिया कि कौन कौन सी पोजीशन वाले इक्वल होना चाहिए। तो अब इस बेसिस पे तुम किसी मैट्रिक्स को पहचान सकते हो कि वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि कैसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। तो देखो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। ये 1 1 वाला एलिमेंट सपोज ए है, 1 2 वाला एलिमेंट बी है, और 1 3 वाला एलिमेंट सी है। अब मैं जब सेकेंड रो को लिखूंगा तो देखो, जो 1 2 वाला एलिमेंट है वही 2 1 वाला होना चाहिए, तो ये एसेंशियली बी होगा। डायगोनल एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो ये ए है, इसको मैं ई लिख देता हूं। उसके बाद जो 2 3 वाला एलिमेंट है, अगर मैं सपोज उसे डी लिखता हूं। अब जब मैं थर्ड रो लिखूंगा तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से जो ये वाला एलिमेंट है 1 3 वाला, वही 3 1 वाला होना चाहिए, मतलब इसे एसेंशियली सी होना चाहिए। जो 2 3 वाला एलिमेंट है वही 3 2 वाला एलिमेंट होना चाहिए, मतलब इसे डी होना चाहिए। और जो 3 3 वाला एलिमेंट है, क्योंकि उसमें रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं,
तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, जैसे मैंने एफ लिख दिया। तो देखो ये एक 3 ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है, क्योंकि इसमें 1 2 और 2 1 वाला एलिमेंट इक्वल है, 1 3 3 1 वाला इक्वल है, और 2 3 और 3 2 वाला इक्वल है। तो सपोज अगर इसे मैं बी लिखता हूं तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में जाएंगे और हम बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अगर बी का ट्रांसपोज हम लिखें इस मैट्रिक्स का, अगर हम ट्रांसपोज लिखें तो देखो क्या होगा, रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो देखो कॉलम में क्या आएगा, तो इसके फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो आएगा तो ए बी सी आएगा, इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम में आएगा तो बीईडी आएगा, और इसी तरह से इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा, मतलब सी डी एफ आएगा। तो इस तरह से बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब तुम देखो क्लियरली पता चल रहा है बी और बी ट्रांसपोज जो है अभी भी सेम है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है, और इसका मतलब हुआ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इस तरह से तुम कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो और किसी मैट्रिक्स को पहचान भी सकते हो कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट टाइप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चलते हैं। अब एक और टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिफाइन करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए को मैं इस मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं, ए आई जे और उसका ऑर्डर एम है। एम लिखने का मतलब हुआ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर एम बाई एम है। ए उसके एलिमेंट को बता रहा है, आई नंबर ऑफ रो को बता रहा है, जे नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, और ये तभी फॉलो होगा जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे जो एलिमेंट बन रहा है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो बट साइन उनका अपोजिट हो, तभी वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो पाएगा। और ये ट्रू होना चाहिए हर पोजीशन के एलिमेंट के लिए। मतलब जैसे A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी होगा, तो देखो अगर ये डेफिनेशन में यूज करूं तो A11 इक्वल टू किसके होना चाहिए? माइनस ए, और ये भी 1 1 होगा तो माइनस A11 के होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी एलिमेंट खुद के निगेटिव के इक्वल हो, ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट जीरो, और वो यहां से भी आएगा। अब इसे मैं लेफ्ट साइड ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? A11 प्लस A11 इक्वल टू जीरो, तो 2A11 इक्वल टू जीरो, मतलब A11 जीरो के इक्वल होगा। और सिमिलरली यही केस वैलिड होगा जहां पे भी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन सेम हो, मतलब A22 भी जीरो होगा और A33 भी जीरो होगा। तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट, ये कौन से एलिमेंट होते हैं? ये डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो जीरो ही होना चाहिए। उसे मैं एग्जांपल से भी प्रूव करके बताऊंगा। और बाकी एलिमेंट में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? यहां से हम देख सकते हैं कि A12 वाला जो एलिमेंट है वो माइनस A21 वाला एलिमेंट, मतलब A12 वाला एलिमेंट और A21 वाला एलिमेंट जो है मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट उसका साइन अपोजिट होगा। सिमिलरली A13 वाला जो एलिमेंट है वो इक्वल टू होगा माइनस A31 वाले के इक्वल, है ना। इसमें जो देखो रो 1 है और कॉलम 3 है, जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का। तो 1 3 वाला जो एलिमेंट है वो 3 1 वाले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, बट साइन में अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलिमेंट्स के बीच ये रिलेशन है। इसको हम एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी मैं करके बता देता हूं। तो देखो मैंने एक 3 by 3 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स लिया है जिसके ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन को अगर
हमें दिखाना हो तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। इस तरह से हमें ए ट्रांसपोज मिल गया। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यही यहाँ पे प्रोसेस यूज करते हैं। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो मैंने ए ट्रांसपोज लिख दिया यहां से, और इक्वल टू में मैंने माइनस ए लिख दिया है। माइनस ए का मतलब ए मैट्रिक्स में -1 मल्टीप्लाई कर दो, तो जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, तो हमने हर एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा माइनस ए मैट्रिक्स आ गया। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम इक्वलिटी की कंडीशन को इसमें फॉलो करें तो इसका मतलब हुआ कि सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। और इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला a इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए, d इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए, g इक्वल टू माइनस सी होना चाहिए, b इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए, E इक्वल टू माइनस ई होना चाहिए, H इक्वल टू माइनस एफ होना चाहिए, C इक्वल टू माइनस जी होना चाहिए, F इक्वल टू माइनस एच होना चाहिए, और I इक्वल टू माइनस आई होना चाहिए। अब सबसे पहले डायगोनल वाले एलिमेंट को देखो, इसको देखो, a इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, अगर a को मैं इस साइड लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो ये 2a हो जाएगा, 2a इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब इस केस में डायगोनल का एलिमेंट सेम तभी हो सकता है जब वो 0 हो। इसी तरह से नेक्स्ट डायगोनल का एलिमेंट e देखते हैं, यहां भी वही कंडीशन है, माइनस ई को इधर लेके आ जाता हूं तो 2e इक्वल टू 0, मतलब e इक्वल टू 0 आएगा। इस डायगोनल के एलिमेंट को देखते हैं, यहां पे भी देखो माइनस आई को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो 2i इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब i इक्वल टू 0 आया। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था डायगोनल के एलिमेंट 0 होना चाहिए, यहां से भी प्रूव हो रहा है, एग्जाम्पल में भी प्रूव हो रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट a, e और i ये तीनों 0 होना चाहिए। इसके अलावा देखो और क्या है, d इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए, ये बता रहा है b इक्वल टू माइनस डी होना चाहिए। मतलब b और d का साइन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए बट मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। तो देखो b और d ये दोनों हुए, 1 2 और 2 1 वाला एलिमेंट जो है मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए बट उनका साइन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। इसी तरह से देखो g इक्वल टू माइनस सी है और c इक्वल टू माइनस जी है, मतलब c और g भी जो है मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए बट साइन में अपोजिट होना चाहिए। तो 1 3 और 3 1 के एलिमेंट में भी यही रिलेशन है, मैग्नीट्यूड में सेम बट साइन में अपोजिट। इसी तरह से h इक्वल टू माइनस एफ है, f इक्वल टू माइनस एच है, मतलब 2 3 और 3 2 के पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनका भी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, इसे तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेना है, याद रखना है, क्योंकि फिर इस बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें फटाफट एनालिसिस करना होगा कि कौन से एलिमेंट इक्वल है, कौन से एलिमेंट 0 है, किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देता हूं। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके एग्जांपल में एलिमेंट कैसे होंगे। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन हमने क्या निकाला था कि डायगोनल के एलिमेंट एसेंशियली 0 होना चाहिए। तो 1 1 वाला 0 होना चाहिए, 2 2 वाला 0 होना चाहिए, और 3 3 वाला 0 होना चाहिए। और इसके अलावा क्या रिजल्ट निकला था कि 1 2 और 2 1 वाला एलिमेंट जो है मैग्नीट्यूड में सेम बट साइन में अपोजिट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे b लिखता हूं तो ये पोजीशन वाला एलिमेंट माइनस b होना चाहिए। इसी तरह से 1 3 और 3 1 वाला जो एलिमेंट है वो मैग्नीट्यूड में सेम बट साइन में अपोजिट होना चाहिए। तो अगर मैं इसे माइनस c लिखता हूं तो फिर इसको c होना पड़ेगा। और सपोज 2 3 वाला एलिमेंट d है तो इसके बारे में भी हमें रिजल्ट पता है कि फिर इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करने पे जो एलिमेंट आएगा 3 2 वाला,
3 2 वाला जो एलिमेंट होगा वो इसी मैग्नीट्यूड का होगा बट साइन में अपोजिट होगा, मतलब ये -d होगा। तो इस तरह से देखो कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, डायगोनल वाले एलिमेंट डेफिनेटली 0 होंगे। तो अब तुम इसको ठीक से देख लो और किसी मैट्रिक्स को देख के तुम अब इजीली पहचान सकते हो कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं और अब हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। तो तुम भी अपना दाना पानी ले लो और फिर वीडियो को एक ही बार में देखना कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में दिखाते हैं। अब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो पढ़ लिया है, तो क्या तुम कोई एक ऐसा मैट्रिक्स बता सकते हो जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा? सोचो, उनके डेफिनेशन को याद करो और देखो उनके डेफिनेशन के बेस पे क्या तुम फाइंड आउट कर सकते हो कोई ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? तो देखो उनके डेफिनेशन से ही हमें मिल जाएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा। तो सपोज ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसी तरह से अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। अब यहां से देखो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए कैसा मैट्रिक्स होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो लेफ्ट साइड में 2a आ जाएगा इक्वल टू ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 0 मैट्रिक्स बचेगा। तो ये 2 जब इधर डिवाइड कर देंगे तो ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स आएगा? 0 मैट्रिक्स। मतलब 0 मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। तो ये क्वेश्चन तुमसे ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखो और देखो कैसे ऑब्टेंड किया था, क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो कि कैसे एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखो ये कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए पहले हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसे समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो सम होता है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसको प्रूव करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि नहीं। तो सपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक नया मैट्रिक्स, उसे मैंने पी ले लिया। अब ये सिमेट्रिक है कि नहीं इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पी के ट्रांसपोज को निकालना पड़ेगा। तो पी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज पूरे होल का ट्रांसपोज। और इसमें हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का रूल लगा सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का सम हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज और किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखो पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए बन गया है, इसे ऑर्डर चेंज करके हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं जो कि पी के ही इक्वल है। इसका मतलब पी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है और जो पी है वो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक होगा। अब इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिफरेंस है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो सपोज मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज के डिफरेंस से जो नया मैट्रिक्स बना है वो क्यू है और प्रॉपर्टी कहता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
तो अब क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें क्यू का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। तो क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इसमें भी अगर हम ए माइनस बी होल ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा दें तो इसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसे हम ए लिख सकते हैं। और अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसे ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूं। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू के इक्वल था, तो देखो क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के। तो इसका मतलब हुआ Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस करके अगर कोई मैट्रिक्स निकाला जाए तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह से हमें मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को लेके दो प्रॉपर्टी पता चल गई, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम से जो नया मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, और किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के डिफरेंस से जो नया मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इससे फर्दर हम आगे देखते हैं कि हम क्या खोज रहे थे, कि इस प्रॉपर्टी से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है। तो देखो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, तो P इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज है, Q इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज है। अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो P प्लस क्यू इक्वल टू 2a हो जाएगा। और इसका मतलब a को मैं लिख सकता हूं हाफ P प्लस क्यू। और इससे क्या रिजल्ट निकला, ए मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, P और Q, जहां पे P हमने प्रूव किया सिमेट्रिक है और Q हमने प्रूव किया स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब हुआ किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ टू मैट्रिक्स, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, उसके सम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो इस रिजल्ट के बेसिस पे भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं। तो अब देखो एक मैट्रिक्स है जो 2x2 ऑर्डर का है और इसके एलिमेंट्स इस तरह से लिखे हुए हैं। अब तुम्हें इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है ना, शो दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो प्रॉपर्टी यूज किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब हम एज्यूम करते हैं कि P कोई मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के। तो क्लियरली जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बट तुम्हें दिखाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ए हमें मिल चुका है, अब हमें ए ट्रांसपोज निकाल लेना चाहिए। तो ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, तो रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये निकलेगा 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1। तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाफ और A प्लस ए ट्रांसपोज। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो आ जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, 1 प्लस माइनस 4 तो माइनस 3, माइनस 1 प्लस माइनस 1 तो माइनस 2। तो ये हमारा आ गया P मैट्रिक्स। अब हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या निकालेंगे, P का ट्रांसपोज निकालेंगे। ये हाफ तो कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर ऐसे ही रहेगा। और जब P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। ये देखो, और देखो ये किसके इक्वल आ रहा है, P के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम दूसरा देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्या देखा था कि हमें अब क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स Q लेंगे तो Q किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के। और वो क्लियरली स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्योंकि हम उसको प्रॉपर्टी में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ शो करके भी दिखाना होगा जब तुम इस तरह के क्वेश्चन करोगे। तो लेट Q इक्वल टू हम लिख देते हैं हाफ इंटू ब्रैकेट में ए माइनस ए ट्रांसपोज।
अब ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करो तो देखते हैं क्या आता है, 3 - 3 ये हो जाएगा 0, -4 - 1 तो ये हो जाएगा -5, 1 -4 तो ये हो जाएगा 5, -1 -1 तो ये हो जाएगा 0। तो देखो क्लियरली डायगोनल जो है वो 0 0 है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, इसे दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो क्यू का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें रो और कॉलम जो है इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 -5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो ये हो गया 5 0। अब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो अंदर के सारे एलिमेंट का साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 -5 5 और 0। तो यही हमारा क्यू था, तो इसका मतलब हो गया ये माइनस क्यू के इक्वल आ गया। तो Q जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया है। अच्छा यहाँ पे हाफ लिखना भूल गया, तो वो भी मैं लिख देता हूं। तो हाफ यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी हाफ आएगा और यहाँ पर भी हाफ आएगा। अब हम प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि P और Q को ऐड करते हैं तो हमें A मैट्रिक्स मिल जाता है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि A मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का सम है, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P प्लस Q को ऐड किया जाए। तो P हमारा ये मैट्रिक्स है, Q हमारा ये मैट्रिक्स है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हाफ दोनों में ऐसे कांस्टेंट फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। तो 6 + 0 6 होगा, -3 + -5 -8 होगा, -3 + 5 2 होगा, -2 + 0 वो हो जाएगा -2 और बाहर में 1/2 है। अब 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और देखो ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो रहा है यही ए मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हमें ए मैट्रिक्स ऑब्टेंड हो गया, जो कि पी और क्यू के सम के फॉर्म में है, जिसमें से P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बेस पे हम कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे देख लो और देखो कि क्या तुम सॉल्व कर सकते हो, और देखो फिर मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, तो इसमें तुम्हें दे रखा है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और अगर बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और हमें क्या बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल के देखना होगा। अगर वो इसी के इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर वो इसके निगेटिव के इक्वल आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं करके क्या होता है। तो ए बी माइनस बी ए का जो होल ट्रांसपोज है उसमें सबसे पहले हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का जो ट्रांसपोज है उसे इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है अगर मैं यहां पर लगा दूं तो ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ये जो ए बी है वो एक मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है और बी ए जो है वो दूसरे मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोज होता है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बट रिवर्स ऑर्डर में होता है। अगर दो मैट्रिक्स P और Q है तो P और Q का होल ट्रांसपोज जो होगा वो Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसी तरह से ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूं तो इसे
मैं लिख सकता हूं A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखा जा सकता है, बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखा जा सकता है, तो वो मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी। तो हमें फाइनल ये एक्सप्रेशन मिल गया, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो बी ए माइनस ए बी हो गया। अब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ही ट्रांसपोज निकाल रहे थे, और वो जो है इस ए बी माइनस बी ए के निगेटिव के इक्वल है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के निगेटिव के इक्वल है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब इस केस में ए बी माइनस बी ए जो है वो कैसा मैट्रिक्स प्रूव हो गया, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। अब जो क्वेश्चन में नंबर 4 क्वेश्चन है उसका एक पार्ट मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी दे रखा है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, और तुम्हें क्या बताना है कि ए ट्रांसपोज जो है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगेन जो हमारा प्रोसेस है इसके बारे में पता करना है, तो इसके होल ट्रांसपोज को सॉल्व करो और देखो वो किसके इक्वल आता है। अगर इसी के इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर इसके निगेटिव के इक्वल आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो करके हम देखते हैं। तो हम ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो कि होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, बट रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है। मतलब P इंटू क्यू का होल ट्रांसपोज जो होगा वो क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा दें तो इसे हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मतलब ये सेकंड वाला मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, इसका ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, इनटू जो पहला मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, और ये ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। तो क्लियरली ए इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा है, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। अब हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तुम क्वेश्चन रीड करो और देखो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, इन प्रॉपर्टीज को लगा के, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को लगा के, और फिर तुम मेरा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी मैट्रिक्स ए के लिए तुम्हें प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो वही जो हमारा प्रोसेस है कि हम दोनों केस में इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इसी के इक्वल आता है या इसके निगेटिव के इक्वल आता है, और उस बेसिस पे फिर हम अपना ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले केस में हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को देखते हैं कैसा मैट्रिक्स है। तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, दो मैट्रिक्स के सम के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लग जाएगा, जो कि क्या होता था, इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा ए मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस ए के इक्वल आ रहा है, इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स प्रूव हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब A माइनस ए ट्रांसपोज को देखते हैं कैसा मैट्रिक्स है, तो इसका भी होल ट्रांसपोज हम निकालते हैं और इसमें A माइनस बी होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होता है। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस A। तो देखो ये जस्ट इसके रिवर्स ऑर्डर में है। तो अब मैं क्या करता हूं, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा A माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल है। A माइनस ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके निगेटिव के इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो इसलिए A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखो हम नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स B ट्रांसपोज A इंटू बी है, ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि A सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना A पे डिपेंड करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही जो अभी तक हमने प्रोसेस यूज किया है कि जिस मैट्रिक्स के बारे में प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज निकालो और उसके बाद एनालिसिस करके अपना ऑब्जर्वेशन दो। तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसमें देखो तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, तो तीन मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, वही प्रॉपर्टी फॉलो होता है कि रिवर्स ऑर्डर में मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट वाला मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज पहले आएगा, इनटू फिर लास्ट से सेकंड वाले का जो ट्रांसपोज है वो उसके बाद आएगा, और फिर जो लास्ट से थर्ड वाला है उसका जो ट्रांसपोज है वो उसके बाद आएगा। तो रिवर्स ऑर्डर में देखो मल्टीप्लाई हो गया। और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी के इक्वल। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। तो अगेन देखो हमने जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला था उससे अगर कंपेयर करो तो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है वो तो सेम है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसमें ए का ट्रांसपोज आ गया है। तो क्लियरली ये जो रिजल्ट आया है हमारा वो इस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, ना ही इसके निगेटिव के इक्वल है और ना ही इसके पॉजिटिव के इक्वल है। फर्क किसका आ रहा है, फर्क ये बीच वाला एलिमेंट का आ रहा है ए ट्रांसपोज का। लेकिन हमें पता है कि अगर ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए ट्रांसपोज रिलेटेड हो जाता है ए से, और हमें बीच वाला जो मैट्रिक्स है वो ए ही चाहिए। तो क्लियरली ये डिपेंड करेगा और इसको हम प्रूव करते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उस केस में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तो ए ट्रांसपोज की जगह अगर हम ए रख दे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है वो आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी, मतलब इस गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाएगा। तो अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है तो ये क्या प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्लियरली अगर ए सिमेट्रिक है तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक प्रूव हो रहा है। अब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। तो अगर ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए रख दे तो ये बन जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए इंटू बी का जो होल ट्रांसपोज है वो माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसके निगेटिव के इक्वल आ गया है। और जब ऐसा होता है तो ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो जब ए स्क्यू सिमेट्रिक था तो ये जो गिवन मैट्रिक्स था वो भी स्क्यू सिमेट्रिक निकला। इसका मतलब है ये जो गिवन मैट्रिक्स है सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, किस पे डिपेंड करता है कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ए एक मैट्रिक्स ये दे रखा है और तुम्हें इस मैट्रिक्स को शो करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? इसके लिए हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इन दोनों की हेल्प से, जैसा कि मैंने पीछे प्रॉपर्टीज के एक्सप्लेनेशन में बताया था, हम ए मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल के दिखाना होगा कि वो सिमेट्रिक है। इसी तरह से ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के उसे दिखाना होगा स्क्यू सिमेट्रिक है। और फिर जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ए मैट्रिक्स जो है वो दोनों के सम के फॉर्म में आ जाएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। तो सबसे पहले इसके लिए तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज में रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि P कोई मैट्रिक्स है जो कि हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। और क्लियरली बाय द प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये सिमेट्रिक आएगा, लेकिन हमें इसे शो करना पड़ेगा। तो ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो देखो एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडअप हो जाएंगे। तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा -5, -2 प्लस 3 हो जाएगा 1, -2 हो जाएगा -4, 1 -5 हो जाएगा -4, -4 -1 हो जाएगा -5, -5 प्लस 1 ये हो जाएगा -4 और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स P आ गया है। अब ये हमें दिखाना पड़ेगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, P का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 6 1 -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1 -4 -4 और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -5 -4 और 4। तो क्लियरली देखो ये वही मैट्रिक्स आ रहा है, P ही आ रहा है। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ रहा है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरह से एक दूसरा मैट्रिक्स Q लेते हैं जो कि हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम देख चुके हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, इसको यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा। तो हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। 3 माइनस 3 जो है वो हो जाएगा 0, 3 माइनस -2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, -1 माइनस -4 तो -1 प्लस 4 हो जाएगा तुम्हारा 3, -2 माइनस -3 तो ये हो जाएगा -5, -2 माइनस -2 तो ये हो जाएगा 0, 1 -5 तो ये हो जाएगा 6, -4 -1 तो ये हो जाएगा -3, -5 -1 तो ये हो जाएगा -6, 2 -2 तो ये हो जाएगा 0। तो हमें जो Q मैट्रिक्स है ये मिल जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। तो Q मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसमें हम रो कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, 1/2 जो बाहर का फैक्टर है वो वैसा ही रहेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 5 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा -5 0 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा -3 -6 0। तो Q का ट्रांसपोज ये आ गया है। तो क्लियरली देखो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के साइन में डिफरेंट है। तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लिया तो फिर ये जो है सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स में जब हम -1 कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट से वो बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएगा 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। और क्लियरली यही क्या है, ये देखो जो हमारा अब आया है ये Q मैट्रिक्स था। तो माइनस आगे में लगा हुआ है तो क्लियरली ये -Q मैट्रिक्स है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल गया, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब उसके बाद क्या प्रोसेस करते थे कि P और Q को हम ऐड करते थे तो हमें A मैट्रिक्स मिल जाता था। तो ऐड करो P प्लस Q को, तो जैसे ही हम P प्लस Q ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा। ये हमारा P मैट्रिक्स है, ये हमारा Q मैट्रिक्स है, दोनों में हाफ एज ए फैक्टर प्रेजेंट है, तो हाफ मैंने कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। तो 6 प्लस 0 जो है 6 हो गया, 1 प्लस 5 जो है वो भी 6 हो गया, और -5 प्लस 3 जो है वो -2 हो गया, और 1 -5 जो है वो -4 हो गया, और -4 प्लस 0 ये भी -4 हो गया, -4 प्लस 6 ये 2 हो गया, -5 -3 -8 हो गया, -4 -6 -10 हो गया, और 4 प्लस 0 जो है वो 4 हो गया। अब हम इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट रो हो जाएगा 3 3 -1, सेकेंड रो हो जाएगा -2 और 1, थर्ड रो हो जाएगा -4 -5 और 2, और इस तरह से फाइनल में P प्लस Q ऐड करने पे ये मैट्रिक्स आ गया। और देखो यही मैट्रिक्स A मैट्रिक्स भी है, तो ये इक्वल टू A मैट्रिक्स के आ गया। तो इसका मतलब हुआ A मैट्रिक्स इज अ सम ऑफ P एंड Q मैट्रिक्स out of which P is symmetric and Q is skew symmetric। तो इस तरह से हमने A को दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में दिखा दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्लियरली तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो ये अच्छे से देख लो। तो ये सारे जो है इस बेसिस पे क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।